हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर क्यू एक फंक्शन में एक्सपोनेंशियल हो तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका तरीका आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो सिर्फ आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में देखेंगे। तो इसको किस तरीके से लिखना है आपको, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है। जो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे ना, वही सेम है, बस हमने एम की जगह डी लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको क्यू एक्स फंक्शन, ये जो राइट हैंड साइड होता है वो लिखना है। ओके, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो डी स्क्वायर की जगह हम माइनस का ए स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो इस फॉर्म में है, साइन ए एक्स। तो x के साथ जो ये वैल्यू है ना, वो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी होती है। माइनस जो है वो स्क्वायर में इंक्लूडेड नहीं है, सिंपली आपको माइनस ए स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पर सिर्फ आप डी स्क्वायर की जगह ही ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, डी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का टू स्क्वायर, तो 4 प्लस डी प्लस 1 एंड साइन 2x एज इट इज। देन इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी माइनस 3 साइन 2x एज इट इज। अब फिर से डी आ गया और मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मुझे यहाँ पर डी स्क्वायर में ही मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डी माइनस 3, तो रैशनलाइज कर देते हैं डी प्लस 3 डी प्लस 3, सो दैट यहाँ पर आपको आइडेंटिटी मिल जाए ए माइनस बी ए प्लस बी की, साइन 2x एज इट इज। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 9 एंड डी प्लस 3 एज इट इज। आप डी स्क्वायर की जगह फिर से माइनस ए स्क्वायर दैट इज माइनस 4 या फिर माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 4 आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, माइनस 4 माइनस 9 एंड दिस इज साइन 2x। Next, this will be as it is, minus 13 sin 2x, then 1 minus 13 एज इट इज़ लिख देते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ये d होता है, दिस स्टैंड्स फॉर डिफ्रेंशिएशन, एंड 1 बाई डी दिस स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर d प्लस 3, एक बार साइन 2x इसमें हम करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, d साइन 2x प्लस 3 साइन 2x। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2x, ये हो जाएगा कॉस 2x, उसका फिर से करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 2 cos 2x एंड दिस एज इट इज। इसमें आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे 3 तो कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर d था, इसका इस वजह से हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, एंड ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, अब इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें हम एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों इंक्लूड करके लेते हैं। तो यहाँ पे d माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर हाफ एंड x प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस केस में हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो लास्ट जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल के केस में कैसे करना है, और आज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का भी बता दिया। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जिस फॉर्म में लिखते हैं, तो उससे पहले उसी फॉर्म में लिखेंगे 1 बाई डी माइनस 1 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर हाफ x प्लस एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, देन अब मैंने आपको दोनों का जो वे बताया है वो दोनों का वे अलग अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसको इसके लिए लिखेंगे प्लस इसको इसके लिए, 1 बाई डी माइनस 1 का स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के लिए कर लेते हैं। फिर यही सेम चीज स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर हाफ। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या कर लिख सकती हूँ, जैसे कि हमारे पास cos 2x का एक वैल्यू होती है, cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर जो इसका एंगल है वो 1/2 है, तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ। एंगल को हाफ कर देना है, तो यहाँ पर अगर हम एंगल को हाफ कर देते हैं तो यहाँ पर भी एंगल को हाफ करना होगा। यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स 1 - 2 साइन स्क्वायर हाफ एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, इसकी वैल्यू, तो 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं या इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 - कॉस एक्स। मुझे ये 2 भी इधर नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसको 2 को यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू हो गई 1 - कॉस एक्स बाई 2। तो इसको, इस वैल्यू को यहाँ से ये हटाकर हम लिख सकते हैं 1 - कॉस एक्स बाई 2। अब इसको सॉल्व करना ज़्यादा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू साइन स्क्वायर हाफ एक्स को। e⁻x के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको सिंपली यहाँ पर e⁻α x है ना, यहाँ पे d की जगह आपको अल्फा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो वही सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 है, सो 1 - 1 0 आ रहा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। जब आपका डिनोमिनेटर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे 0 बनता है तो उस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, सो 1 - 1 0, ये 0, ये पूरा 0 बन जाएगा। सेम ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी होता है कि अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 बनता है तो हम उस तरीके से प्रोसीड नहीं कर सकते जैसा हम यूजुअली करते हैं। ओके, तो उसके लिए एक डिफरेंट वे है। उसमें हमें क्या करना होता है कि हमें x को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होता है। ओके, पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। जैसे कि इन केस आपके पास इस तरीके से d - अल्फ़ा टू द पावर r है और यहाँ पर आपका एक्सपोनेंशियल है e⁻α x। अब इस केस में देखो, जैसे ही मैं अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो आपका जो ये डिनोमिनेटर पार्ट है वो 0 बन जा रहा है। ठीक है, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि x मल्टीप्लाई हम कर देते हैं और उसकी पावर क्या होगी, जो यहाँ पर पावर लिखी होगी वो उसकी पावर होगी, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ओके, और जो आपका फंक्शन है ये वो एज इट इज़ रहेगा। मतलब जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं ना, तो वही सेम काम करना है, बट आपका जिस पोर्शन पे 0 बन रहा है उसके लिए ये चीज़ हम एक्स्ट्रा लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हमें d² + 1, यहाँ पर x, इसकी जो पावर है स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, देन d² + 1, यहाँ पर अगर मैं 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो 0 नहीं बन रहा, तो हमें इसके लिए ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने सॉल्व कर दिया, वो ये हमने लिखा है। यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, d की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, सो 1 + 1 इसका होल स्क्वायर, एंड हमारा जो फंक्शन है दैट एज इट इज़। ओके, प्लस इसको थोड़ा सा इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 माइनस का cos x/2, इस तरीके से लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर अगर मैं अलग अलग कर देती हूँ तो 1/2 के लिए हम अलग से सॉल्व करेंगे और इसके लिए अलग से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 1/2 मैंने लिख दिया और ये जो चीज़ें हैं एज इट इज़। एंड एक और चीज़, जब मैं यहाँ पर e⁻0x इस तरीके से मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने यही चीज़ लिखी है, एक सेकेंड, चलो अभी इसको बाद में मैं बताती हूँ। मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यहाँ पर क्या आ जाएगा -½ दिस टर्म एज इट इज़, और यहाँ पर आ जाएगा cos x, क्योंकि हाफ तो मैं ऑलरेडी यहाँ बाहर ले चुकी हूँ। ठीक है, जस्ट मैंने इसको एक बार 1/2 से किया है, देन माइनस दिस पोर्शन cos x/2 से। अब यहाँ पर मैं अगर एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो 0 × x कर दूँ तो e की पावर 0 हो गई, e की पावर 0 = 1, तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। बट ऐसा करने से क्या हो सकता है कि हम ये जो एक्सपोनेंशियल को जिस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देन इन द नेक्स्ट स्टेप x² 2 फैक्टोरियल, 2 ही आ जाएगा यहाँ पर, देन 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, ये एज इट इज़, प्लस हाफ। अब एक्सपोनेंशियल के केस में हम क्या करते थे, जो d की वैल्यू है वो अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट कर देते, तो यहाँ पर भी 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 0 - 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 × में यहाँ पर भी 1
सॉरी 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, इनटू में 1, तो यहाँ पर भी कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम हाफ लिख सकते हैं, बिकॉज इसकी पावर भी जो है वो 0 है, देन 1 फिर से हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पर रहने देती हूँ। देन माइनस हाफ, इस केस में आ जाते हैं। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैं d स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, -1 का स्क्वायर। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये माइनस जो होता है वो स्क्वायर के अंदर इंक्लूड नहीं होता, तो हमें माइनस लिखना होता है इस तरीके से, a का स्क्वायर सिर्फ करना होता है। तो यहाँ पर है d स्क्वायर, इसकी जगह पे मैं -1 का स्क्वायर या फिर -1 जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, d की जगह हम कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास d -1। अगर हम आइडेंटिटी ओपन करते हैं देन हमें एक d स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा, तो वहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो -1 + 1, फिर से यहाँ पर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो क्या हम उसी तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं, बट वी कैन डू वन थिंग। यहाँ पर अगर मैं a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को डाल दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा d स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2d। ओके, एंड इसको अभी एज इट इज़ लिख रहे हैं, cos x। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, -1 का स्क्वायर मतलब -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, ये आपस में कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पर 2d बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सिर्फ 1/2d। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो 1/d है, दिस स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन। नेक्स्ट स्टेप, x²/8, देन मैं 1/2 उसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, d² + 1, इसको एज इट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/d किसका, cos x का। तो इसका इंटीग्रेशन है, बेसिकली इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। तो ये सॉल्व हो गया, 1/d सॉल्व हो गया, हमने इंटीग्रेशन कर दिया sin x। सिचुएशन इज स्टिल सेम, अगर यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 1 है और मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगी तो ये जो पोर्शन है वो डिनोमिनेटर जो है वो 0 बन रहा है, तो इसको अभी एज इट इज़ रहने देते हैं इस पोर्शन को। अगर मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क कर रही हूँ, वो आपको देखना है किस तरीके से। अब आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है -1, सो इसको मैंने लिख दिया, एक सेकेंड, यहाँ पर इसको मैंने d² लिख दिया, +1 की जगह इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1, सो दैट +1 फिर से हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर चल रहा है आपके पास। देन दिस इज इक्वल्स टू -1 की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आयोटा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर आपके पास। देन a² - b² बन रहा है, दिस विल बी ad प्लस आयोटा हो जाएगा, a + b एंड d - आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका भी होल स्क्वायर चल रहा है, क्योंकि ये इसका होल स्क्वायर था ना, तो आप इसको एज अ होल स्क्वायर लिख लो यहाँ पर, या फिर इसको एज अ स्क्वायर और यहाँ पर एज अ स्क्वायर लिख लो, इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे से ब्रैकेट हटा देना है। तो दिस इज इक्वल्स टू, ये हमने जस्ट इस पोर्शन को सॉल्व किया है। यहाँ पर sin x है, तो ये जो मैं आपको वे बता रही हूँ वो आपको कब करना है, जब यहाँ पर a की वैल्यू जो है उसको यहाँ पर जब आप -a² सब्स्टिट्यूट करते हो तो डिनोमिनेटर का जो पोर्शन है वो 0 बन जाता है। तो उसके लिए आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखिए। यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, d² + 1 का होल स्क्वायर sin x, इसकी वैल्यू निकालनी है। e⁻i x है, इसकी क्या वैल्यू होती है, cos x + i sin x, ये वैल्यू होती है। तो इसका मतलब e⁻i x का जो इमेजिनरी पोर्शन है हमें सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए। ओके, तो इसकी जगह मैं क्या कर रही हूँ, sin x की जगह एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर देती हूँ, और जो आंसर आएगा मेरे पास उसमें से जो इमेजिनरी पोर्शन है हम सिर्फ उसको लेंगे, क्योंकि sin x जो है हमारा इमेजिनरी पार्ट है किसका, e⁻i x का, तो सिर्फ हम उसको ही कंसिडर करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर sin x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ e⁻i x, सो दिस इज इक्वल्स टू 1/, अभी मैंने इसकी वैल्यू को जो है थोड़ा बहुत चेंजमेंट की थी, d+i का स्क्वायर, d - आयोटा का स्क्वायर और e⁻i x। हम क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल के केस में, यहाँ पर जो a की वैल्यू होती है उसको d की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आयोटा प्लस आयोटा, यहाँ पर हमारे पास 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। बट यहाँ पर जब आप आयोटा पुट करोगे तो फिर से सेम सिचुएशन बन रही है,
कि जो डिनोमिनेटर पोर्शन है वो 0 बन जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड दिस फंक्शन एज इट इज़। ये हो जाएगा आपके पास 2 आयोटा का स्क्वायर करोगे तो 4 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -4। इंटू में 2 करोगे तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का साइन, एंड आपका जो फंक्शन है वो एज इट इज़। देन एक्स स्क्वायर बाई 8 ई टू द पावर आयोटा एक्स की वैल्यू होती है cos x प्लस आयोटा साइन x। अब यहाँ पर ये एक बार इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बट हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, साइन एक्स वाला पोर्शन चाहिए, मतलब ई टू द पावर आयोटा एक्स का इमेजिनरी पोर्शन चाहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है रियल पोर्शन से। तो हमें जो वैल्यू लेनी है वो क्या लेनी है, -1/8 एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ओके, अब आपको समझ में आया ये वैल्यू कहाँ से आई है, और ऐसा कब करना है, जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसमें आपका डिनोमिनेटर पोर्शन 0 बन रहा हो, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल की तरफ में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन उसकी वैल्यू को यूज़ करेंगे। अगर रियल पोर्शन है तो रियल कॉस आप यूज़ कर सकते हो, और साइन है तो आप साइन यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पर 1/4 था, यहाँ तक 1/4 था। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर वही सेम चीज़ थी जो मैंने आपको सॉल्व करके बताई थी, तो उसकी जगह पे अब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 8 ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर अल्फा एक्स प्लस हाफ, ये हो जाएगा आपके पास 4 8 32। यहाँ पर नेगेटिव लिया था आपने, तो यहाँ ये जो वैल्यू थी वो क्या थी, नेगेटिव थी, तो ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -x स्क्वायर साइन एक्स। ये आपका आंसर है। पर्टिकुलर इंटीग्रल बेसिकली हमने निकाला है। इसका आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना होगा, जो कि जिस वे से मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। देन दोनों का जब आप सम कर दोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो आपको जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज हमने एक जो एग्जाम्पल डिस्कस किया वो ट्रिग्नोमेट्रिक का था, दूसरा एग्जाम्पल हमने दोनों को कंबाइन करके किया और ये केस डिस्कस किया कि अगर डिनोमिनेटर पोर्शन 0 बनता है तो आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है। आई होप आपको अच्छे से दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं, बट इफ़ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।